आ जाओ सौरभ, यहाँ पे आ जाओ। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व से रिलेटेड। सो पहला तो फॉरेक्स का फुल फॉर्म है फॉरेन रिजर्व्स। फॉरेन रिजर्व्स का मतलब होता है हाँ फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होगा, सॉरी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेक्स का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का पोर्टमोन्टी वर्ड है फॉरेक्स। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में होता है क्या है, दिस व्हाट आर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, दीज आर द करेंसी ऑफ different countries held by RBI। आरबीआई डिफरेंट कंट्रीज की करेंसी इसलिए होल्ड करता है ताकि हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पेमेंट के लिए लेट्स सपोज हम लोगों ने कहीं से क्रूड ऑयल बाई किया, तो क्रूड ऑयल को बाई करना है तो उसके लिए हमें फॉरेन करेंसी में पे करना पड़ेगा। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में अलग अलग कंट्रीज की करेंसी को होल्ड किया जाता है, लेकिन जो मैक्सिमम करेंसी होती है वो होता है यूएस का डॉलर। ठीक है, रीजन बीइंग कि यूएस डॉलर हर एक जगह पे चलता है, मतलब उससे आप कहीं पे भी कुछ भी बाई और सेल कर सकते हो वर्ल्ड में। ठीक है, वैसे चाइना की करेंसी क्या है, युआन, तो उसकी एक यूनिट है। जैसे हमारे यहाँ रुपया है, फिर पैसा है, तो आरएमबी, रेनमिनबी पढ़ा था हमने, रेनमिनबी, आरएमबी उसकी वहां की करेंसी है। तो इंडिया की करेंसी क्या है, रुपया है, तो रुपया में यहाँ पे पैसा भी होता है, तो युआन इज लाइक जस्ट पैसा हमारे यहाँ पे है। ठीक है, छोटी यूनिट है, तो मेन करेंसी है आरएमबी, रेनमिनबी। ठीक है, और येन किसकी है, जापान की। ठीक है, यूरोप की जो 20 है, 20 हो गए, 20 कंट्रीज का एक ग्रुप है जो यूरोजोन बनाता है। हमने यूरोपियन यूनियन पढ़ा था, यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्री हैं, उनमें से 20 कंट्री यूरो को अपनी करेंसी मानते हैं। ठीक है, और डॉलर और पाउंड किसकी है, यूके की। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग करेंसीज है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होल्ड करके रखता है। होल्ड इसलिए करता है ताकि अगर हम कुछ भी इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसका पेमेंट करना पड़ सकता है हम लोगों को। ठीक है, तो इंपोर्ट करते वक्त हम पेमेंट करते हैं, मतलब इंपोर्ट करना मतलब किसी से सामान खरीद रहे हैं, और एक्सपोर्ट करते हैं तो हम डॉलर में लेते हैं। ठीक है, तो वहां से वो करेंसी हम लोगों के पास होल्ड होती है। ठीक है, दूसरा, इंडियन मार्केट में या वर्ल्ड में रुपए और डॉलर की एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट का मतलब
एक डॉलर कितने रुपए का है, कितने रुपए दोगे एक डॉलर मिल जाए आपको। उस एक्सचेंज रेट को स्टेबल बनाए रखने के लिए भी फॉरेक्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर फॉर एग्जांपल कि यूएस डॉलर रुपए के कंपैरिजन में अगर स्ट्रोंग हो जाए, यूएस डॉलर रुपए के कंपैरिजन में स्ट्रोंग हो जाए, दैट मीन्स एक डॉलर बाई करने के लिए हमें ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे, तो वो स्ट्रोंग हो गया डॉलर। रुपया स्ट्रोंग कब होगा, जब एक डॉलर बाई करने के लिए हमें कम रुपए देने पड़े। अभी लगभग 80 है, तो अगर हमें 70 रुपए देने पड़े एक डॉलर के लिए तो रुपया मजबूत है, स्ट्रोंग है। और अगर हमें 90 देने पड़े तो डॉलर स्ट्रोंग है। क्लियर? तो होता क्या है, इससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे फर्क पड़ता है। अगर डॉलर स्ट्रोंग होगा, डॉलर स्ट्रोंग है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे कुछ भी, तो उसमें हम लोगों को कम रुपए मिलेंगे एक तरह से, क्योंकि डॉलर के कंपैरिजन में रुपए का एक्सचेंज रेट कम है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट के लिए तो बेनिफिशियल है कि रुपया वीक रही, क्योंकि एक्सपोर्ट करने का मतलब हम बाहर बेच रहे हैं, बाहर बेच रहे हैं, दैट मीन्स हमें ज्यादा से ज्यादा रुपया चाहिए एक डॉलर के कंपैरिजन में। आप किसी सामान को बेचोगे तो आप यही चाहोगे ना कि वो ज्यादा से ज्यादा में सेल हो। ठीक है, तो डॉलर मतलब आप समझो कि ज्यादा से ज्यादा रुपए लेने हैं आपको। ज्यादा से ज्यादा रुपए डॉलर के कंपैरिजन में कब मिलेंगे, जब डॉलर स्ट्रोंग होगा। ठीक है, तब आपको उसके कंपैरिजन में ज्यादा रुपए मिलेंगे। तो एक्सपोर्ट करने के लिए रुपया वीक सही होता है, लेकिन इंपोर्ट करना है तो रिवर्स होगा। कोई चीज इंपोर्ट करते वक्त हम क्या चाहेंगे, कम से कम पैसे दें। ठीक है, तो हमें रुपया स्ट्रोंग चाहिए होता है। तो उस चीज को मेंटेन करने का काम भी आरबीआई करता है। इंडिया में या वर्ल्ड मार्केट में डॉलर का रुपए के कंपैरिजन में एक्सचेंज रेट क्या है, वो आरबीआई उसको मॉनिटर करता है। कैसे मॉनिटर करता है? मार्केट में डॉलर की डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल करके। जैसे अगर आरबीआई को लगे कि मुझे डॉलर को वीक करना है, तो वो क्या करेगा, अपने फॉरेक्स रिजर्व में से कुछ डॉलर मार्केट में दे देगा कम प्राइस में। अब जब डॉलर ज्यादा होंगे मार्केट में, ठीक है, सप्लाई बढ़ जाएगी किसी भी चीज की, तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। ये रूल है डिमांड सप्लाई का। किसी भी चीज की सप्लाई ज्यादा कर दोगे तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली फॉल हो जाता है। ठीक है, तो आरबीआई को रुपए का एक्सचेंज रेट को मेंटेन करना हो तो वो इन फॉरेक्स रिजर्व को यूज करता है। दूसरा, जब उसको पेमेंट करनी हो इंपोर्ट के लिए, तब इनको यूज करता है, क्योंकि आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी पेमेंट है तो उसका आरबीआई हैंडल करेगा। ठीक है, तो फॉरेक्स रिजर्व हम लोगों के अभी तो नियरली $700 बिलियन हो गए हैं। अब ये पहले की न्यूज है थोड़ी सी, लगभग $700 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व हो गया हम लोग के पास। ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व में हम लोग चाइना, रसिया और जापान के बाद 4th नंबर पे हैं फॉरेक्स रिजर्व में। ठीक है, हम लोगों के पास जितना फॉरेक्स रिजर्व है वर्ल्ड में, ठीक है, पूछेगा नहीं कोई ऐसा रैंकिंग नहीं पूछता, क्योंकि ये रैंकिंग बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है कभी भी किसी भी सिचुएशन में। जैसे अभी रसिया यूक्रेन वॉर हो गया था, तो रसिया के पास बहुत कम हो गया था फॉरेक्स, रीजन बीइंग कि उसका सामान सेल ही नहीं हो रहा था बाहर। ठीक है, तो मैंने तो जस्ट वैसे बताया है, कोई इंपॉर्टेंट होगा तो मैं लिखवा दूंगा आप लोगों को। हमें जस्ट इतना याद रखना है कि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व कौन मेंटेन करता है, आरबीआई। फॉरेक्स रिजर्व की फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। है क्या चीज ये? फॉरेन करेंसीज जो आरबीआई होल्ड करता है अलग अलग कंट्रीज की। मैक्सिमम किसकी होता है? डॉलर का। मैक्सिमम होल्डिंग मतलब स्टोरेज होती है डॉलर की। ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व 3 चीजों से मिलके बनते हैं। एक तो होता है फॉरेन करेंसी, जिसमें मैक्सिमम होता है डॉलर। दूसरा होता है गोल्ड, और तीसरा होता है एसडीआर। एसडीआर है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स।
ये तीन चीज मिला के इंडिया के फोरेक्स बनाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आरबीआई फॉरेन करेंसी को होल्ड करेगा, आरबीआई गोल्ड को अपने पास रखेगा, वो भी फोरेक्स का हिस्सा माना जाता है। और एक होता है एसडीआर, एसडीआर होता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट। ये स्पेशल ड्रॉइंग राइट देता है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो आईएमएफ हर एक कंट्री को एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ रुपीज और फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करने का, क्या बोले उसको, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी देता है एट द टाइम ऑफ नीड। सपोज इंडिया के पास डॉलर बहुत कम हो गया, फॉरेन एक्सचेंज में डॉलर कम है और इंडिया को कोई चीज़ बाहर से बाई करनी है, तो इंडिया को रिक्वायरमेंट है डॉलर की, तो उसको कहीं से नहीं मिल रहा है, तो एक राइट होता है एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट, जिसको यूज करके आईएमएफ से वो पैसे ले सकता है। ठीक है, बस आप इतना ध्यान रखना। तो एसडीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट है जो आईएमएफ देता है, जो इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व का पार्ट होता है। ये एसडीआर वो हर एक कंट्री को देता है, अलग अलग इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, और वैल्यू टाइम के साथ चेंज भी होती है। ठीक है, तो एसडीआर वैसे है क्या, ये बास्केट ऑफ करेंसीज है, इसमें अलग अलग करेंसी होती हैं, डॉलर होता है, येन होता है, पाउंड स्टर्लिंग होता है, रेनमैन भी होता है, तो उसमें से आप कुछ ले सकते हो एट द टाइम ऑफ नीड आईएमएफ से। ठीक है, लेने का मतलब ये है कि वापस भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ ले ले। ठीक है, तो ये तो बहुत रेयरली यूज करते हैं। तो ये तीन मिला के फोरेक्स बनाता है। तो मेन चीज जो आपको नोट करनी है, व्हाट इज फोरेक्स, फुल फॉर्म, हु मेंटेन फोरेक्स फॉर इंडिया, फोरेक्स को किस किस चीज में मेंटेन किया जाता है। ठीक है, देन हमारा फोरेक्स अभी लगभग $700 बिलियन के अराउंड है, $700 बिलियन लिख लो आप। और ये हाईएस्ट एवर है इंडिया का, इंडिया के पास इतना फोरेक्स कभी नहीं हुआ है जितना अभी है फिलहाल। डन। आरबीआई के बारे में कितनी डिटेल पढ़ी थी हमने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या इंडियन गवर्नमेंट, आरबीआई एक्ट 1934 से ये एस्टैब्लिश हुआ था, 1 अप्रैल 1935 से वर्किंग स्टार्ट की थी। हेडक्वार्टर 1935 टू 1937 कैलकाटा के अंदर था। 1937 ऑनवर्ड हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। इनिशियली आरबीआई वाज ए प्राइवेट बैंक। नाइनटीन 49 आरबीआई नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन का मतलब होता है किसी प्राइवेट फर्म को गवर्नमेंट बना देना। ओसबोर्न स्मिथ आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे। रिया आप उठ के पीछे चले जाओ, उन दोनों के बीच में। आगे आ जाओ लिसा के पास। Osborne Smith was the first governor of RBI. C.D. Deshmukh first Indian who became the governor of RBI, and Shaktikant Das
करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। नाइनटीन 49 में एक एक्ट भी आया था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इस एक्ट ने इट एम्पावर्स आरबीआई टू मॉनिटर बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। ओसबोर्न स्मिथ था, ओसबोर्न लिख दिया, ओसबोर्न स्मिथ, OSBOR, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। सीडी देशमुख पहले इंडियन गवर्नर, मतलब इंडिपेंडेंट के बाद पहले जो गवर्नर बने थे इंडियन गवर्नर। शक्तिकांत दास करंट गवर्नर। Osborne Smith first governor, CD Deshmukh first Indian who become the governor of RBI, Shaktikant Das current governor of RBI. Tenure of governor 3 years, but it can be extended for further 2 years। 3 साल का होता है जनरली, लेकिन इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 2 साल के लिए। 2 साल के बाद नहीं किया जा सकता? ऐसा कुछ नहीं है, किया जा सकता है, लेकिन लिखा यही हुआ है। Who appointment of governor by Prime Minister of India। बेसिकली एक कमेटी होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट, जिसको हेड प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन सही है। कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट गवर्नर को इलेक्ट करती है, क्योंकि उसके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो आप ये भी बोल सकते हो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपॉइंट द गवर्नर ऑफ आरबीआई। कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स। डन। नेक्स्ट न्यूज है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज बीन डबल्ड टू 200 करोड़। इंडिया में बैंक ओपन करने के लिए आरबीआई की परमिशन चाहिए, और आरबीआई अभी हमने पढ़ा है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग बैंक्स को मैनेज करता है, बैंकिंग सिस्टम को मैनेज करता है। ठीक है, तो नए बैंक ओपन करने की परमिशन भी आरबीआई देता है।
तो एक तो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, एक लार्ज फाइनेंस बैंक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में पहले 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट होती थी, अभी उसको बढ़ा दिया गया, 200 करोड़ रुपए चाहिए कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन करने के लिए इंडिया में। ये अमाउंट है, इसके साथ और भी बहुत सारी रेगुलेशन चाहिए होती हैं, ठीक है। हमें अमाउंट काफ़ी है हमारे लिए क्योंकि वो न्यूज में। लार्ज फाइनेंस बैंक ओपन करने के लिए 500 करोड़ चाहिए। 200 करोड़ को आप 2 बिलियन भी बोल सकते हो और 500 करोड़ को 5 बिलियन भी बोल सकते हो। $2 बिलियन और 5 बिलियन डॉलर नहीं है, ये रुपए। तो इसको ही लिख लेना एज इट इज, या तो ये वाली लाइन ऊपर वाली, या ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रेज्ड द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट टू स्मॉल फाइनेंस बैंक टू ₹200 करोड़। इसमें बैंकिंग से रिलेटेड हमने एक टर्म और भी पढ़ी थी, DSIBs। अब से ऐसा ही होगा कि मेरी एक क्लास के बाद एक क्लास मैम लेंगी, वो सुनेंगी आप लोगों से। नहीं याद मिले तो फिर वो अपने तरीके से टैकल करेंगे, नहीं तो अब मैं लिखवाता रहूंगा, आप लोग लिखते रहोगे। डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स पढ़ाया था मैंने। इंडिया में डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स वो होते हैं जो विच आर 2% ऑफ इंडियन GDP। जो 2% ऑफ GDP ऑफ इंडियन GDP हो उसको बोला जाता है, मतलब जिनका साइज टोटल मार्केट कैप बोलो आप, मार्केट कैप इज 2% ऑफ इंडियन GDP, कोई भी बैंक हो, ठीक है। इनको बोला जाता है टू बिग टू फेल। टू बिग टू फेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर ये फेल हुए तो डायरेक्ट ड्रास्टिक कॉन्सिक्वेंसेज होंगे इंडियन इकोनॉमी पे उस चीज के, ठीक है। तो अभी इंडिया में 3 ऐसे बैंक हैं, एक गवर्नमेंट बैंक है SBI और 2 प्राइवेट बैंक है ICICI और HDFC। वैसे तो कोई जरूरत नहीं, HDFC के तो होगा हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ये है इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लिख लो। इंडस्ट्रियल क्रेडिट ICICI, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन HDFC। फाइनेंस कॉर्पोरेशन।
SGFC 1994 में बना था, ICICI 2002 में बना था, और SBI पहले का बना हुआ था। पहले इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया होता था। 1955 में इसका नेशनलाइजेशन किया गया था। 2002, 1994, SBI 1995 में। अर्लियर प्रायर नाम था इसका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, तब ये प्राइवेट बैंक था। 1955 में इसको नेशनलाइज किया गया और गवर्नमेंट बैंक बनाया गया। 55 लिखा हुआ है सामने, देखो। ये दोनों पहले फाइनेंसिंग कंपनी थी जो फाइनेंस करती थी प्राइवेट, फिर धीरे 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 बढ़ के इन्होंने जो RBI की रेगुलेशंस है बैंक बनने की वो पूरी की और इनको बैंकिंग लाइसेंस मिल गया। जो स्टार्टिंग में कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है ना उसको NBFC बोलते हैं। कोई भी कंपनी जो लोन देती है और रेगुलेटेड होती है, लोन देना दो तरह से हो सकता है, रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड। नॉन रेगुलेटेड मतलब आप किसी को लोन दे दो, आपने कोई लाइसेंस ले ही नहीं रखा लोन लेने का, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट से लाइसेंस ले रखा है, रेगुलेटेड हो, तो उसको बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, NBFC। तो जनरली कोई भी प्राइवेट बैंक पहले NBFC बनता है, ठीक है, और फिर वो बैंक का लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है। सीधा डायरेक्ट बैंकिंग लाइसेंस प्राइवेट बैंक को नहीं देता है जनरली RBI। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो ये ICICI और SGFC पहले NBFC ही थे दोनों। बाद में इन्होंने पेड अप कैपिटल का रिक्वायरमेंट पूल फुलफिल किया और बाकी जो रेगुलेशंस होते हैं बैंकिंग के लिए वो फुलफिल किए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी टर्म है, हम एक दिन पढ़ेंगे कि बैंक के लिए बहुत सारी कुछ उनको रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है। CRR होता है एक, कैश रिजर्व रेशो, एक SLR होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है, एक MLR होता है, मार्जिनल लिक्विडिटी रेशो। तो ये पढ़ेंगे, ये पढ़ना है हम लोगों को, तो ये फुलफिल करनी होती है, इनके फुल फॉर्म और ये क्या क्या होते हैं एक बैंक के लिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया टू इन्वेस्ट अबाउट 200 करोड़ टू डेवलप 5 लिथियम ब्लॉक्स इन अर्जेंटीना। तो हमारे लिए प्राइस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि लिख लेना, आप लोगों के तो पेपर में पूछा जा सकता है, लेकिन इंडिया 5 लिथियम ब्लॉक्स डेवलप कर रहा है किस कंट्री में, वो इंपॉर्टेंट है, अर्जेंटीना में। हम लोगों ने एक लिथियम ट्रायंगल पढ़ा था, ये तीनों साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज हैं। इनके भी नाम याद रख लेना। इंडिया में जो एक PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, खनिज विदेश, विदेश मतलब फॉरेन, ठीक है, विदेश या विदेश लिखा हुआ, विदेश
इंडिया लिमिटेड, और वहां पे काटा मार्का मिनरा वाई जो भी है, इसका ये नाम लिख लेना, कैमियन। इन दो कंपनीज के बीच में करार हुआ है, एग्रीमेंट। वैसे तीनों की तो कैपिटल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अर्जेंटीना की कैपिटल इंपॉर्टेंट है, क्या है? ब्यूनोस एरीज। चिले की है सेंटियागो। बोलिविया की है ला पेज। लगभग 75% लिथियम रिजर्व है इनके पास। लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल। ना ना नहीं कर, ये अर्जेंटीना नेम है कोई। बोलिविया इज द ओनली लैंडलॉक्ड कंट्री। बोलिविया और एक और भी है, पैराग्वे। ये दो लैंडलॉक्ड कंट्री हैं साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। पैराग्वे। नेक्स्ट है फोर्ब्स रिलीज वर्ल्ड्स 10 स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसीज लिस्ट, और इस लिस्ट को टॉप किया है कुवैती दिनार ने। सो आप सिर्फ इतना लिख लेना, एज पर फोर्ब्स मैगजीन, ये एक मैगजीन है, एज पर फोर्ब्स मैगजीन कुवैती दिनार इज द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी ऑफ द वर्ल्ड, इज द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। स्ट्रॉन्गेस्ट कुवैती दिनार। स्ट्रॉन्गेस्ट होने के मल्टीपल रीजन है। एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, रिच ऑयल बेस्ड इकोनॉमी, स्मॉल कंट्री, हायर पर कैपिटा इनकम, और नियरली नो करेंसी मैनिपुलेशन। हाँ? नाम करेंसी तो बताइए साहब, वर्ल्ड कांग्रेस
करेंसी उसका नाम बता दो। लिखा हुआ अंडरलाइन, क्वैती दिनार, क्वैत कंट्री है, ये रहा क्वैती दिनार। आए स्टूडेंट? कोई नहीं, इसमें बाकी तो समझ में आ गया होगा। ये कहाँ पढ़ी थी हमने क्वैत? हाँ, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, पीसीआई, पर कैपिटा इनकम होता है, पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू टोटल जीडीपी डिवाइड बाय वेप, वर्किंग एज पॉपुलेशन। किसी भी कंट्री का पर कैपिटा इनकम निकालना हो तो टोटल जीडीपी का साइज, उस कंट्री का जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब टोटल इनकम एक तरह से बोलो उस कंट्री की एक साल में, और वर्किंग एज पॉपुलेशन, वर्किंग एज पॉपुलेशन होती है 15 to 64 के बीच में, इस एज ग्रुप में कितने लोग हैं उनको डिवाइड कर लेते हैं तो पर कैपिटा इनकम आ जाती है। इंडिया की पर कैपिटा इनकम है लगभग $2500। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उस कंट्री में काफी साल से। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो बिजनेस ज्यादा फ्लरिश करते हैं, ज्यादा डेवलप होते हैं बिजनेसेस। रिच ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है, ऑयल प्रोड्यूस करती है ये कंट्री बहुत ज्यादा। स्मॉल साइज है कंट्री का, हायर पर कैपिटा इनकम है, नो करेंसी मैनिपुलेशन। करेंसी मैनिपुलेशन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब आरबीआई डॉलर और रुपये एक्सचेंज रेट को मैनिपुलेट करता है मार्केट में, ज्यादा रुपए डाल के या डॉलर डाल के, अगर उसको लगता है कि डॉलर का प्राइस को वीक करना है, डॉलर को वीक करना है, तो वो मार्केट में डॉलर को ज्यादा सेल कर देगा। और अगर उसको लगता है कि डॉलर के प्राइस को स्ट्रॉन्ग करना है तो डॉलर को मार्केट से सक कर लेगा। सक कर, उसके अलग अलग प्रोसीजर होते हैं, वो हम फिर कभी पढ़ेंगे कि करेंसी मैनिपुलेशन कैसे होता है। तो इंडिया में करेंसी मैनिपुलेशन होता है, तो जो कंट्रीज करेंसी मैनिपुलेट करती हैं उनकी करेंसीज को वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग करेंसी नहीं माना जाता। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग कोई करेंसी मैनिपुलेशन नहीं करते ये लोग, तो इस वजह से स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है इनकी वर्ल्ड में। ठीक है, इवन डॉलर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इनकी करेंसी। मतलब यहाँ उल्टा होगा, आपको क्वैती दिनार खरीदने हैं तो कुछ डॉलर पे करने पड़ेंगे, मतलब ये वाला सिस्टम है। जीसीसी में पढ़ा था हमने क्वैत को, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल का मेंबर है ये। एक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी हमने, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, नहीं पढ़ी? पढ़ लो तो। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, बहरीन, क्वैत, हाँ, काउंसिल, एक कंट्री और बच गई, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, कतर। ये 6 कंट्री जीसीसी के मेंबर है, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। हेडक्वार्टर है रियाद। हाँ ना ना, यमन नहीं है। रियाद कैपिटल है किसकी? सऊदी अरेबिया की, वो इसकी हेडक्वार्टर है गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल का। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल का ईयर वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, 1981 में बना था ये। ठीक है, बस हमें इतना बताओ कि विच आर द 6 कंट्रीज इन गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। ठीक है, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? रियाद में। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जीसीसी, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे हमने सार्क पढ़ा था, ठीक है, जैसे हम लोगों ने बिम्स्टेक पढ़ा था, वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। या फिर और भी कोई पढ़ा था, हाँ, एशियान, एससीओ भी पढ़ा था, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हाँ
ठीक है, तो कोई नहीं, हाँ पढ़ा था टेरिटोरियल में हमने, SCO। ठीक है, ये सब रीजनल कॉर्पोरेशन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, पर्टिकुलर रीजन में ही इनके मेंबर है बस। डन। नेक्स्ट न्यूज है, ओलाज कृत्रिम इज इंडियाज फर्स्ट AI यूनिकॉर्न। ओला का कृत्रिम इंडिया का पहला AI यूनिकॉर्न बना है। यूनिकॉर्न बनने के लिए किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन होनी चाहिए $1 बिलियन, इंडियन रुपीज में लगभग 7,000 करोड़ रुपए अगर किसी कंपनी की वैल्यूएशन होती है। ठीक है, लगभग इसलिए बोला कि वो डॉलर एक्सचेंज चेंज होता रहता है, तो लगभग 7,000 करोड़ रुपए अगर किसी कंपनी की वैल्यूएशन है या $1 बिलियन, तो उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं इंडिया में। ठीक है, इसके फाउंडर हैं ओला के CEO भावेश अग्रवाल। ओला एक कैब कंपनी जो क्या करती है, हाँ पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी है इनकी। ठीक है, ओला बाइक्स के नाम से भी है, ओला कार के नाम से भी है, और ओला इलेक्ट्रिक भी इनका एक मेजर इवेंट है। मेजर इवेंट क्या बोलेंगे मेजर, नहीं, नॉट प्लेटफॉर्म नहीं है, ओला इलेक्ट्रिक कंपनी है एक तरह से। मैं कुछ और बोलना चाह रहा था, वर्ड नहीं था ना मुझे। वेंचर बोल लो कि ओला इलेक्ट्रिक भी इनका ही वेंचर है। ठीक है, तो इनका एक AI यूनिकॉर्न बनाया अभी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिकॉर्न कंपनी इन्होंने बनाई है, कृत्रिम। उसकी वैल्यूएशन जो है मार्केट कैप, एक उसका मार्केट कैप जो है वो $1 बिलियन हो गया है। ठीक है, तो उसको वो यूनिकॉर्न की कैटेगरी में आ गया। इंडिया हैज मोर देन 100 यूनिकॉर्न, इंडिया में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न है। सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न है अमेरिका में। यूनिकॉर्न एक कंपनी, जिस कंपनी की वर्थ उतनी होती है उसके लिए यूज करते हैं, वैल्यूएशन पे ही। तो आपको फर्स्ट AI यूनिकॉर्न याद रखना है कि पहला AI यूनिकॉर्न क्या था, कौन सा था इंडिया का। और 2011 में इनमोबी नाम की एक कंपनी है, वो पहला यूनिकॉर्न बनी थी इंडिया का, जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर पहुंची थी। और इंडिया की हाईएस्ट वैल्यूएशन कंपनी अभी फिलहाल, ये पहली यूनिकॉर्न थी इंडिया की। 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न है इंडिया में, ये पहली यूनिकॉर्न थी इनमोबी, और ये पहली AI यूनिकॉर्न है। ठीक है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न है। और हाईएस्ट वैल्यूएशन है किसी कंपनी का इंडिया में, किसका, रिलायंस, लगभग 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ का वैल्यूएशन है उनका। ठीक है, तो लगभग हो गया कितना, लाख करोड़, तो 1 लाख करोड़ 1 लाख करोड़ होता है 1 ट्रिलियन। और वर्ल्ड में कोई कंपनी है जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यूएशन है, मार्केट कैप है, वो एप्पल। एप्पल का मार्केट है लगभग $3.39 ट्रिलियन। हाँ, ये रुपीज है, लाख करोड़।
ठीक है, और इंडिया की जीडीपी का साइज है लगभग $3.9 ट्रिलियन। ठीक है, तो उससे अंदाजा लग जाएगा कि एप्पल कितनी बड़ी कंपनी है। ये इंडिया की एक साल की इनकम है एक तरह से, और ये एप्पल का टोटल टर्नओवर है कि एप्पल की वर्थ ये है, और ये इंडिया की जीडीपी है पर ईयर, टोटल नहीं है इंडिया की, ये पर ईयर के हिसाब से काउंट होती है। ये उसकी टोटल वर्थ है उस कंपनी की, मतलब उसकी टोटल वर्थ लगभग इंडिया की जीडीपी के बराबर सी है। ठीक है, तो काफी स्ट्रॉन्ग वो कंपनी है वर्ल्ड में एप्पल। डन। नेक्स्ट है IMF प्रेडिक्ट इंडियाज ग्रोथ एट 3.1% इन 2024। तो इसमें सिर्फ आप इतना याद रख लेना, IMF एक रिपोर्ट देता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। नीचे बैठना है, हाँ नीचे बैठना है, बोलना मत तो आपकी बात। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन देता है? IMF देता है, ये याद रख लेना। IMF तो हम कई बार कर चुके हैं पहले। Then Professor B.R. Kamboj to be honored with MS स्वामीनाथन अवार्ड। तो नाम लिख लेना किसको MS स्वामीनाथन अवार्ड मिला है। ये वाइस चांसलर है वैसे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के, जो एशिया की लार्जेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हिसार में। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी इस एशियाज लार्जेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। हाँ, 2024 के लिए MS स्वामीनाथन अवार्ड मिला है BR कंबोज को, और MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ एग्रोनॉमी। तो ये तीन चीज लिख लेना। MS स्वामीनाथन अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? एग्रोनॉमी के फील्ड में, मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड फील्ड में। 2024 में मिला है BR कंबोज को। ठीक है, ये तो नहीं पूछेंगे कि ये कहाँ के वाइस चांसलर हैं, तो वैसे मैंने यूनिवर्सिटी बताया, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी इन हिसार इज द लार्जेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन एशिया। और MS स्वामीनाथन को कौन सा अवार्ड मिला है आपकी बार? भारत रत्न मिला है। और MS स्वामीनाथन को और क्या बोला जाता है? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ग्रीन रिवॉल्यूशन था टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना था ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन में एक तो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को यूज किया गया था, दूसरा पेस्टिसाइड्स, और तीसरा केमिकल फर्टिलाइजर। और इरिगेशन, या बोलो कि एक्सेसिव इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है। एक्सेसिव इरिगेशन चाहिए, तो ये फैक्टर जहां पे पूरे होते हैं इंडिया में, वहां पे ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। तो इंडिया में सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट्स में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, पंजाब, हरियाणा,
यूपी, बिहार और कुछ पार्ट एमपी और वेस्ट बंगाल के भी, क्योंकि जहाँ पे पूरा का पूरा गैंगेटिक प्लेन्स हैं इंडिया के। गैंगेटिक प्लेन का मतलब है जहाँ पे गंगा और उसकी ट्राइब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी फ्लो करती हैं। पढ़ लिया होगा आप लोगों ने ट्राइब्यूटरी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है, वो है गैंगेटिक प्लेन ऑफ इंडिया। तो ये चीजें यूज करके ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया था, और पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन को लाने वाले थे नॉर्मन बोरलो। इनको बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड में, और इसके लिए इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। नॉर्मन बोरलो को नोबेल पीस प्राइज मिला था ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए। डन। जो नॉर्मन बोरलो हैं, इन्होंने एक पर्सन थे थॉमस माल्थस, उनकी थ्योरी थी माल्थुजियन थ्योरी, उसको गलत प्रूव किया था। माल्थुजियन प्रिंसिपल। माल्थुजियन प्रिंसिपल क्या था? दैट द पॉपुलेशन, माल्थुजियन प्रिंसिपल था पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन will increase in geometric progression and food production will increase in arithmetic progression, so there will be a time when बताऊंगा। उन्होंने बोला था कि पॉपुलेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ रहा है और फूड प्रोडक्शन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ रहा है। सो देयर विल बी ए सिचुएशन इन द वर्ल्ड जहाँ पे फूड स्कैरिसिटी होगी, और स्कैरिसिटी का मतलब शॉर्टेज होगी, एंड लॉट ऑफ पीपल विल डाई, लॉट ऑफ लिख लेना, लॉट ऑफ पीपल विल डाई ड्यू टू हंगर, भूख की वजह से बहुत सारे लोगों की मौत होगी। लेकिन उस बात को गलत प्रूव किया नॉर्मन बोरलो ने ग्रीन रिवॉल्यूशन लाके। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है 2, 4, 8, 16, 32, 64, ये होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एपीजीपी पढ़ा था क्या आप लोगों ने 10th में? ठीक है। तो उनका ये माना था कि एक टाइम तक तो ऐसा आएगा कि मैच होगा 8-8 पे, उसके बाद ये 10 होगा और ये 16 हो जाएगा, पॉपुलेशन 16 हो जाएगी, फूड प्रोडक्शन 10 लोगों के लिए सफिशिएंट होगा, तो 6 लोग अल्टीमेटली दे विल डाई फ्रॉम हंगर। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, तो उसको माल्थुजियन प्रिंसिपल हो जाता है, माल्थुजियन थ्योरी। थॉमस माल्थस इकोनॉमिस्ट थे बेसिकली, ये उन्होंने ये थ्योरी दी थी।